नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले सियासत की बात। 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई। बुधवार को हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक से नदारद रहे बीएसपी, एसपी और निर्दलीय विधायक शाम को बीजेपी दफ्तर में हुए डिनर में नजर आए। बीजेपी दफ्तर में इन विधायकों की मौजूदगी से सियासी गलियारे में अटकलें साफ हो गई, तेज हो गई। ये साफ हो गया कि हवा अब किस तरफ बह रही है। बीजेपी दफ्तर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रकाश जावड़ेकर, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत तमाम आला नेताओं से मुलाकात कर रहे ये वही चेहरे हैं जो कुछ वक्त पहले तक कांग्रेस के खेमे में दिखाई देते थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वोट करेंगे। मैं इस डिनर में शामिल हूँ, बीजेपी के साथ हूँ और मेरा वोट बीजेपी को ही जाएगा। कांग्रेस में देखिए, मेरा जो सपोर्ट था वो कांग्रेस के लिए ना कल था, ना आज है, ना कभी हो सकता है। मैं पहले भी कहती थी, आज भी मेरा सपोर्ट मात्र कमलनाथ जी के लिए था। कमलनाथ जी के लिए था मेरा सपोर्ट। मैंने कल भी उनको धोखा नहीं दिया है। उनके खुद के ही कांग्रेस के विधायकों ने उनको धोखा दिया। मेरी तरफ से कोई उनको कहानी कहीं नहीं पहुंची। एसपी, बीएसपी और निर्दलियों के इस रुख से एक तरफ जहां बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का खेमा सख्ते में है। हालांकि सियासी गणित के लिहाज से देखें तो एक बात साफ है कि राज्यसभा में बीजेपी को 2 सीटें जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाना तय है। ये संगत के साथ पंगत है ये तो, और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। अपने पारिवारिक दृष्टि से सभी जो हमारे विधायक हैं समय समय पर एकत्रित होते रहते हैं, तो उस परंपरा के अनुरूप सबका एक सामूहिक भोज आज यहाँ पर हुआ। कांग्रेस ने कल की विधायक दल की बैठक के लिए इन सभी निर्दलीय विधायकों को आमंत्रण भेजा था, उसके पहले ही आपने अब इसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। हम जीतेंगे और बिल्कुल जोर से जीतेंगे, चिंता ना करें। और कल हम विधायकों की बैठक जो हमेशा होती है वो होगी। दरअसल 18 जून को होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले 17 जून की शाम को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सभी विधायकों के लिए डिनर आयोजित किया गया था। इसमें दिल्ली से आए केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रकाश जावड़ेकर, विजय पांडा समेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। इस डिनर के दौरान बीएसपी के दोनों विधायक रामबाई और संजीव सिंह कुशवाहा बीजेपी दफ्तर पहुंचे। समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश बबलू भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे। निर्दलीय विधायकों में सुरेंद्र सिंह शेरा और विक्रम राणा भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे। ये सभी विधायक बुधवार दोपहर हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक से नदारद रहे थे, जबकि इन्हें बैठक में बुलाया गया था। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब बात बीजेपी के मिशन राज्यसभा की। आज शाम 6 बजे होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक और राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भोपाल पहुंचे हुए हैं। कल जो एक खास भोज हुआ, वीडी शर्मा ने जिसे परिवार भोज बताया है, उस परिवार भोज में प्रकाश जावड़ेकर, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम चुनाव जीतेंगे, राज्यसभा चुनाव। नरेंद्र सिंह तोमर, सहस्त्रबुद्धे, विजय पांडा ये भी भोपाल पहुंचे हुए हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये भी शामिल होंगे। और भोपाल में आज लगातार दूसरे दिन भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। पूर्व सीएम कमलनाथ के बंगले पर यह बैठक होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, इसके अलावा दिग्विजय सिंह, जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। पहले दिन बैठक में विधायकों को वोटिंग करने की मॉक ट्रेनिंग दी गई है।
तो आज फिर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। तो आज भी सियासत एकदम गर्म रहने वाली है। शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी, जिसमें बीजेपी के विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे वोट करना है। बहरहाल पूजा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं। पूजा, भले ही मौसम कैसा हो पर सियासत जमकर होगी। एक बैठक कांग्रेस की, दूसरी बैठक बीजेपी की। कल एक डिनर हुआ है, उस भोज ने कईयों की रातों की नींद उड़ा दी है। पूजा, बिल्कुल ललित, जो मौसम भले ही ठंडा है लेकिन सियासत बहुत गर्म है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर के दोनों ही पार्टियों ने अपने एजेंडे सेट कर लिए हैं और लगातार यही कोशिश की जा रही है कि किस तरह विधायकों को अपने पाले में खींचा जाए। हालांकि कल बीजेपी की जो बैठक हुई उसमें पूरी तरह कोशिश की गई कि विधायकों को खींचा जाए और काफी हद तक वो सफल भी रहे, क्योंकि 5 विधायक उनकी पार्टी के अलावा उन्होंने सदस्यता ली और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। वहीं कांग्रेस भी अब पीछे नहीं रहने वाली है। आज का दिन ही बचा है, काउंटडाउन हालांकि शुरू हो चुका है क्योंकि कल ही वोटिंग है, लेकिन आज भी एक दिन जो बच रहा है उसमें कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है कि बचे हुए विधायकों को अपने पाले में खींचा जाए। क्योंकि अगर हम संख्या देखते हैं तो कल बीजेपी के 106 विधायक मीटिंग में पहुंचे थे, वहीं कांग्रेस की बात करते हैं तो मात्र 87 विधायक ही पहुंचे थे। हालांकि जो वहां नहीं पहुंचे थे, कांग्रेस का ये दावा है कि 52 विधायक उनके टच में हैं और वो उन्होंने सूचित कर दिया था कि वो किसी कारणवश नहीं आ चुके। आज दोनों ही पार्टियों की विधायक दल की बैठक है। कल के मिशन पर यानी राज्यसभा चुनाव को लेकर के एजेंडे सेट किए जा रहे हैं। किस तरह वोटिंग करनी है, क्या कुछ करना है, इसकी रणनीति तैयार की जा रही है। अपने विधायकों को दोनों ही पार्टियां ट्रेनिंग देने में लगी हुई हैं और खास बात यह कि दोनों ही पार्टियां की जो दिग्गज हस्तियां हैं उनके नेतृत्व में और उनके गाइडेंस में ये पूरी मीटिंग हो रही है। बैठक, विधायक दल की जो बैठक है उनका आयोजन हो रहा है। कहीं कोई चूक अपनी तरफ से कोई भी पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि 2 दिन पहले यानी कि कल से ही जो हलचल है वो देखने को शुरू हो गई थी। कल की जो डिनर डिप्लोमेसी कह सकते हैं उसमें एक तरह से तस्वीर साफ हो चुकी है कि कौन सा विधायक किसके साथ है, लेकिन फिर भी दोनों ही पक्ष अभी भी लगे हुए हैं। क्योंकि अब जो अभी सियासी गणित बैठ रहा है उसके हिसाब से ये बात तो तय है कि 2 सीटें, 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है, उसमें से 2 सीटें बीजेपी के हक में जा रही हैं तो वहीं एक कांग्रेस के हक में जा रही है। लेकिन अभी भी काउंटडाउन जैसा मैंने बताया कि शुरू हो चुका है और आज का दिन ही बच रहा है, तो दोनों ही पार्टियां कोशिश कर रही है। खासकर जो कोशिश है वो कांग्रेस की तरफ से ज्यादा की जा रही है क्योंकि उनकी विधायकों की संख्या कम है, तो पूरी कोशिश की जा रही है कि बचे हुए जो विधायक हैं उन्हें किसी तरह से अपने पाले में खींचा जाए, अपनी तरफ किया जाए, ताकि थोड़ी बहुत और पार्टी की जो शक्ति है वो बढ़ सके। आगे वाले चुनाव में किस तरीके से जनता तक एजेंडे पहुंचाने हैं, क्या कुछ रणनीति तय होगी, इस पर भी बात की जा रही है। साथ ही साथ जो कांग्रेस को लेकर के एक कह सकते हैं कि कांग्रेस का एक विधायक जो है वो कोरोना पॉजिटिव आया है, उनकी वोटिंग को लेकर के भी लगातार बात की जा रही थी कि किस तरीके से वोट करना है, उन्हें वोटिंग के लिए बाकायदा बुलाया जाएगा या उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं दी जाएंगी। इस बात को लेकर के भी कांग्रेस अपने विधायक दल की बैठक में चर्चा करती हुई नजर आ रही है कि क्या कुछ किया जाए। लेकिन हालांकि मद्देनजर इस बात की इजाजत अब दे दी गई है, ये तमाम जगहों पर दे दी गई है कि अगर कोई बीमार है तो डॉक्टर के सर्टिफिकेट के बाद उसका डाक मतपत्र भी स्वीकार कर लिया जाएगा। इस तरीके की इजाजत की खबर भी हमने दिखाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूजा, इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजरें बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। कांग्रेस नेता और राज्यसभा के सांसद हैं विवेक तनखा। अपनी ही पार्टी के नेताओं पर उन्होंने एक तरीके से तंज कसा है। तनखा ने ट्वीट कर अपनी पार्टी के पूर्व मंत्रियों पर बंगला न खाली करने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने सरकारी बंगलों और सिक्योरिटी बंदोबस्त को राजनीति का प्रतीक बताया। इसके साथ ही तनखा ने सरकारी बंगलों की कमी पर सलाह दी है कि इनकी जगह फ्लैट बनाए जाने चाहिए। और सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुराग, ये भले ही साफ ना किया गया हो नाम, पर यह तय है कि नसीहत सलाह अपनी पार्टी की तरफ ही है। एक दूसरा, संजय झा का घटनाक्रम सहज याद आ जाता है, जिन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए, यदि हम प्रदेश की सियासत की बात करें तो इन दिनों बंगला पॉलिटिक्स काफी तेजी के साथ चल रहा है। राज्य सरकार ने पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने के नोटिस दिए हैं, बेदखली का नोटिस दिया है। 15 जून की मियाद दी थी, वो भी खत्म हो गई है। लेकिन जो पूर्व
मंत्री हैं वो बंगला खाली करने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में जाने की बात भी कही जा रही है। लेकिन अब राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने अपनी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्रियों पर तंज कसा है और साफ तौर पर कहा है कि आज के राजनीति का प्रतीक एक तरीके से बन गए हैं सरकारी बंगला। और सबसे बड़ी बात है कि पर्सनल सिक्योरिटी बंदोबस्त व्यवस्था को लेकर भी जो राज्यसभा सांसद विवेक तनखा उन्होंने तंज कसा है। हालांकि उन्होंने सरकार को भी इस बात की सलाह दी है कि जो सरकारी बंगलों की जो संख्या है उसको लेकर कई बार शिकायतें निकल कर आ रही हैं, तो सरकार को बंगलों की जगह अब फ्लैट्स बनाए जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बंगला खाली नहीं करने को लेकर अब राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने अपने ही पार्टी के विधायकों पर तंज करके एक नसीहत जरूर दी है कि उनको बंगला खाली करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग जानकारी दे रहे थे। तो ये जो ट्वीट है, ये जो चिड़िया उड़ी है, ये बहुत दूर तक जाने वाली है, इस पर आप नजर बनाए रखें। और खबर भोपाल से, वेयर हाउस घोटाले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री कमल पटेल ने जांच के निर्देश दिए हैं। कमलनाथ सरकार में वेयर हाउस घोटाला हुआ है। कमीशन देकर प्राइवेट वेयर हाउस पर खरीदी केंद्र बनाने के आरोप लगाए गए हैं। दोषियों को जेल पहुंचाया जाएगा, ये कहना है कमल पटेल का। बैठक में सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला, राज्य सहकारी विपणन संघ के प्रबंध संचालक पी नरहरी, कृषि विभाग के संचालक संजीव सिंह भी मौजूद रहे। और छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। गृह विभाग ने सांसद की सुरक्षा घटा दी है। अब Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी उन्हें नहीं मिलेगी। X श्रेणी की सुरक्षा, X कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें मिलेगी। संसद की कई समितियों के सदस्य हैं नकुलनाथ और बिना किसी कारण के सुरक्षा में कटौती की गई है, ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस ने राजनीतिक दुर्भावना का आरोप लगाया है। ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में कईयों को बिना पद के भी Y+ सुरक्षा, Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है। सीबीआई ने इंदौर स्थित एसबीआई की एक शाखा से तकरीबन 180.15 करोड़ के फर्जीवाड़े के मामले में 8 जगहों पर, इंदौर में 8 जगहों पर दबिश दी, छापे की कार्रवाई की। इसके अलावा जबलपुर में भी एक लोकेशन पर सीबीआई ने रेड डाली है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ने मेसर्स इंडियन एग्रो फूड्स लिमिटेड कंपनी के निदेशकों के आवास और उनसे जुड़े लोकेशन, प्रतिष्ठान, इन पर बुधवार देर शाम तक छापे की कार्रवाई की है। आरोपी निदेशकों और कंपनी से जुड़े अन्य लोगों, बैंक अधिकारी के आवास और अलग अलग लोकेशन पर छापे के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत भी मिले हैं, बरामद किए गए हैं। ये मामला साल 2013 का है। आरोप है कि इंडियन एग्रो फूड्स को 180 करोड़ से ज्यादा की क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट सुविधा इसे कहते हैं, क्रेडिट लिमिट इसे कहते हैं, ये दी गई थी। लेकिन कंपनी ने अगले साल यानी 2014 से बैंक को भुगतान में देरी करना शुरू कर दिया। इसके बाद बैंक ने साल 2015 में इसे एनपीए दे दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इस संबंध में मेसर्स इंडियन एग्रो फूड्स लिमिटेड कंपनी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। कंपनी के कई निदेशकों समेत बैंक के कई अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। सीबीआई की टीम ने कंपनी के निदेशक विजय कुमार जैन, महेंद्र कुमार जैन, धीरज जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई की गई है, क्या अपडेट इसमें है, इस तरह के तमाम सवाल सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे इंदौर। अरुण, क्या ये माना जाए कि अब ये कार्रवाई पूरी हो चुकी है जो सीबीआई की दबिश थी, या आज भी इसमें कोई अपडेट आ सकता है? सूत्रों के हवाले से कोई महत्वपूर्ण अपडेट अगर आपके पास हो वो भी हमारे दर्शकों से साझा करें।
बिल्कुल, देखिए दाल कारोबारी थे और उन्होंने मिडिल ईस्ट और यूरोप के देशों में दाल के एक्सपोर्ट के लिए लोन लिया था 180 करोड़ 15 लाख का। 2013 का ये मामला है। 14 के बाद इन्होंने वो लोन चुकाना बंद कर दिया और 2015 में ही इन पर केस दर्ज हो गया था और ये तब से ही ये जो विजय जैन है कंपनी के संचालक हैं, ये फरार हैं और सीबीआई इनकी तलाश अभी भी कर रही है और इन पर मामला भी दर्ज हो गया है। 8 ठिकानों पर एक छापे की कार्रवाई की गई थी, महत्वपूर्ण दस्तावेज इनके जब्त किए गए, साथ ही इनकी संपत्तियां हैं उनकी जानकारी जुटाई गई है जिससे कि इनकी संपत्तियों को नीलाम करके ये पैसा वसूला जाए और जो बैंक का एनपीए है जो लगातार बढ़ता जा रहा है उसको उसकी वसूली हो सके। इस संबंध में ये छापेमार कार्रवाई कल की गई थी और जो बैंक के अधिकारी हैं उनको भी तलाशा जा रहा है कौन कौन से अधिकारी थे उस समय जिन्होंने इनकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाई थी और उनमें इनका कितना दोष है। तमाम चीजें हैं सीबीआई कर रही है। हालांकि जो जानकारी मिली है वो यही है कि 8 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई थी और अब जो आज है वो आज कोई ऐसी कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जाएगी। हालांकि कल ही सारे दस्तावेज वगैरह जब्त करके सीबीआई यहाँ से ले गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सीबीआई ने दस्तावेज इकट्ठे कर लिए हैं, सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। 24 घंटे में 80 कोरोना संक्रमित मिले हैं। पूरे राज्य की अगर बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ता हुआ आंकड़ा, 24 घंटे में 80 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। हालांकि 166 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब तक कुल 1099 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और अब छत्तीसगढ़ में एक्टिव मामले हैं 756। अब तक कुल 9 लोगों की जान भी कोरोना वायरस के चलते जा चुकी है। और कोरोना को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान आया है। इम्यूनिटी को लेकर, इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसे लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि बोरे बासी खाने से छत्तीसगढ़ियों की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है। खेतों में ये जमकर मेहनत करते हैं, इसीलिए लोग जल्द ठीक भी हो रहे हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग भी मुस्तैद है। छत्तीसगढ़ में लोगों की इम्यूनिटी इसलिए अच्छा है कि सब बासी खाते हैं, चटनी खाते हैं और दिन रात खेत में काम करते हैं, दौड़ते हैं, घूमते हैं, कस के मेहनत करते हैं। और कहा जाए कम क्षेत्र होंगे, शहर का कुछ एरिया क्षेत्र, उसको छोड़कर लोग अच्छे वातावरण में हैं यहाँ और यहाँ का भोजन सोच सभी अच्छा है, इसलिए इम्यूनिटी पावर यहाँ बहुत है। खबर राजनांदगांव से। राजनांदगांव में कोरोना से पहली मौत का मामला सामने आया है। दरअसल 2 दिन पहले 53 साल के व्यक्ति की मौत हुई थी और इनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि उस व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उसको सांस लेने में तकलीफ थी तो वहाँ उसको आइसोलेशन में रखा गया था और वहाँ सैंपल भी लेके भेजा गया था। पूरी ट्रीटमेंट जो रहता है, ट्रीटमेंट भी चालू था उसका। उसी दौरान उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी तो उसका सैंपल लेके भेजा गया था। सैंपल की रिपोर्ट अभी आई है जिसमें उसको पॉजिटिव पाया गया है। अंबिकापुर सरगुजा संभाग के लिए राहत भरी खबर। दरअसल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज से 6 कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज किए गए मरीजों में सरगुजा के उदयपुर से 1, जशपुर से 1, बलरामपुर से 1 और कोरिया के 3 मरीज शामिल हैं। आपको बता दें कि अब सरगुजा से कोई कोरोना का मरीज नहीं है। अंबिकापुर के कोविड-19 अस्पताल में 42 कोरोना पॉजिटिव बचे हैं और विशेषज्ञ डॉक्टर्स लगातार की निगरानी में लगातार इनका उपचार चल रहा है। और महासमुंद में पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप से बिना मास्क लगाए लोगों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जा रहा। दरअसल एसपी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देश पर पुलिस मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए एक जागरूकता अभियान चला रही है। इसी के तहत महासमुंद पुलिस ने पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप में बिना मास्क के आने वाले ग्राहकों को पेट्रोल या डीजल नहीं देने की सूचना लगाई है। यदि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल लेने पहुंचेगा तो उसे पेट्रोल पंप के कर्मचारी वापस कर देते हैं, मास्क लगाकर आने की समझाइश देकर।
सीएम हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में नक्सली मामले पर उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इस बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के अलावा पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ बस्तर रेंज के सभी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि नक्सलियों के मूवमेंट पर बात हुई। इसके अलावा नक्सल इलाके के विकास पर भी चर्चा हुई है। अभी हम लोग खाली कुछ नक्सली मूवमेंट के विषय में या विकास के विषय में, नक्सली क्षेत्र के विकास के विषय में चर्चा हुआ। नक्सली मूवमेंट का तो अलग कोई चर्चा होता नहीं। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क के खुलासे के बाद अब इस बात पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी और नक्सलियों में साठगांठ के आरोप लगा दिए। जो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि हम जीरम का सबूत जेब में लेकर घूमते हैं, वो आज तक एनआईए के सामने सबूत पेश नहीं कर सकी है। और जीरम में कांग्रेस के नेता दिवंगत हुए, कांग्रेस के नेता नक्सल घटना में मारे गए, लेकिन आपको मालूम है कि जो चर्चाएं किस तरफ इशारा करती रही कि कौन इसमें संलग्न है, ये किसी से छिपा हुआ मामला नहीं है। इसलिए कांग्रेस से ये अपील है और कांग्रेस से हम ये अपेक्षा करते हैं कि नक्सलवाद के नाम पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पकड़ा है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष का सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद का प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष, इस प्रकार पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के रसूखदार नेता माओवादियों के सहयोगी के रूप में सामने आए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सीएम निवास कार्यालय में राज्य में वन्य प्राणियों के संरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि हाथियों की मौत को लेकर वन विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौतें हुई है उसमें सतर्क रहने की जरूरत है। विद्युत विभाग को भी निर्देश दिया जाएगा कि जो इलीगल तरीके से कनेक्शन लगा के और अपने खेतों तक पंप के लिए या बिजली लेके जाते हैं, तो उसके कारण भी मृत्यु हाथियों की हुई है। तो उससे विभाग को निर्देशित करने की बात हुई है कि इस प्रकार के यदि अवैध कनेक्शन पाए जाते हैं ऐसे क्षेत्रों में जहां हाथियों का विचरण हो, तो तत्काल जांच करके उसको अलग करें। खबर रायपुर से। स्कूल फीस पर जिला शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है। ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर स्कूल कोई फीस नहीं वसूलेंगे। निजी स्कूल के मालिक इस तरीके से वसूली नहीं कर सकेंगे। फीस वसूलने पर स्कूल मालिकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। रायपुर के सभी निजी स्कूलों के लिए ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। और छत्तीसगढ़ में हो गई है टिड्डियों की एंट्री। राजनांदगांव कवर्धा में टिड्डी दल पहुंचने के बाद उन्हें भगाने की कोशिश की जा रही है। पानी के जरिए उन्हें भगाया जा रहा है, कीटनाशक का स्प्रे किया जा रहा है, पटाखे और टीन बजाकर भी टिड्डियों को भगाया जा रहा है। बेमेतरा में भी टिड्डियों को लेकर अलर्ट जारी है। जगह जगह कीटनाशक का छिड़काव हो रहा है। कलेक्टर शिव अनंत तायल ने कबीरधाम जिले के सहसपुर, लोहारा, खैरा का दौरा कर टिड्डी दल नियंत्रण के उपाय के संबंध में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। कवर्धा में टिड्डियों के दल ने प्रशासनिक अमले को जमकर छकाया। 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर तैनात रहीं। 180 लीटर कीटनाशक का छिड़काव किया गया। टिड्डियों का दल 4-5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ। और जल भराव की समस्याएं अब सामने आने लगी हैं। सड़कों पर पानी भर गया, नालियां जाम हो रही हैं। कोरबा, बालोद, बिलासपुर, इन 3 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोरबा में पहली बारिश ने ही निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। सड़कों के साथ ही मंदिर में भी पानी घुस गया। बालोद में भी जगह जगह जल भराव की स्थिति बन गई। बिलासपुर में हर साल की तरह इस बार भी बारिश में बदहाल तस्वीर सामने आ गई। रेलवे अंडर ब्रिज में पानी भर गया, लोगों को खासी परेशानी हुई। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।